नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन कर रहे थे वो बायोलॉजी था, और बायोलॉजी में हम लोग स्पेशल ह्यूमन फिजियोलॉजी के तहत एक टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने एक पार्ट आपको बता चुका है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट चलेगा। तो हम लोग देखते हैं फिगर। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बना चुका है, लेकिन यहाँ फिर एक बार कोशिश करता हूँ आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाने के लिए। उसके बाद हम अपने आगे की जो बातें हैं उसको लेके चलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था, मुंह यहाँ हमने आपको कल बनाया था सारे फिगर, और बताया था कि अगर समस्याएं होंगी तो फिगर बनाने में हो सकता है समस्याएं हो। ये है, ये सिर है, ये जो मैं लिया हूँ ये ग्रास नलिका है, इसको ग्रास नलिका कहते हैं। और ये जो हिस्सा ये स्टमक है, अमाशय है। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, और ये लीवर है। मैं कल सारी बातों को चर्चा आपसे कर चुका था। ये अग्नाशय है, पेनक्रियाज। फिर इसके नीचे हम लोग चलेंगे तो इसके नीचे हम लोगों को मिलेगा छोटी आंत मिलेगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को मिलेगा बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे जैसे हम लोग चलेंगे और आगे लेके फिगर अपना, तो हम लोगों को मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ये हमारा अपेंडिक्स है, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत। फिर उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग, बड़ी आंत, कल सारी बातों को हम आपको फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश किया था। ये एनस है, एनस। तो मैं नाम दर्ज कर दे रहा हूँ, फिर फटाफट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। नाम दर्ज करके फटाफट हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये जो है, यहाँ डबल रोल ले लीजिएगा इसका, क्योंकि इसी के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ये जो है हमने कल बताया था, ये हमारा माउथ है, मुंह। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग ग्रास नलिका बोलते हैं, ग्रास नलिका। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, स्टमक, अमाशय। ये जो है पेनक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय। ये जो है हिस्सा, ये वाला, इसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसमें मैंने कल आपको बताया था ये हिस्सा जो है एनस है, एनस। और ये जो है अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। और इस पे मैंने बताया था कल आपको, यहाँ मेजेंट्री पाया जाता है, मेजेंट्री। ये जो है मेजेंट्री है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। ये वाला हिस्सा इसको हम लोग बोलते हैं मेजेंट्री, यहाँ लिख लेते हैं मेजेंट्री। फिर ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम लोग लीवर बोलते हैं, यकृत। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। इस फिगर का चर्चा हमने कल आपको कर चुका था। कल मैं इस फिगर के बारे में चर्चा किया था, आज भी आपको बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारा टॉपिक कल कहाँ कंप्लीट हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कल, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग मुंह के बारे में मैंने बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 चीज पढ़ेंगे, एक एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, और एक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, यानी कि आहार नाल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पाचन ग्रंथि पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी इसमें से एक चीज को लेके चल रहे थे, आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या है? तो मैंने बताया था मुख से लेकर गुदा तक की जितनी नलिकानुमा संरचना सबको आहार नाल कहते हैं। इस आहार नाल में भोजन हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? तो मुंह में डालते हैं, मुंह से ग्रास नलिका जाता है, मुंह में डाले, मुंह से ग्रास नलिका से स्टमक के पास गया,
स्टमक से सीधे छोटी आंत के पास चला या छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत गया और बड़ी आंत के बाद भोजन अंतिम रूप से मल के रूप में निकल जाता है। इतनी कहानी मैं कल आपको बता चुका था। इसके अलावा हम कल आपको ये भी बता चुके थे कि मुंह जो है, मुंह में आहार नाल से संबंधित मुंह के बारे में बता चुका था और मुंह के बारे में हम स्पेशल आपको दांत का चर्चा कर चुका था, टीथ के बारे में, जीभ का चर्चा कर चुका था, टंग के बारे में, इनेमल दांतों के ऊपर जो मसूड़ है उसके बारे में चर्चा कर चुका था, डेंटाइन मुंह खोलेंगे तंत्रिकाएं जो दिखेंगे उसके बारे में चर्चा कर चुका था। इसके अलावा यबुला के बारे में चर्चा कर चुका था। दोनों मुंह और नाक के बीच का जो बॉर्डर है, मुंह खोलिएगा बड़ा सा, अंदर घंटी नुमा संरचना मिलेगा, वहां तक मैं आपको चर्चा कर चुका था। यानी हमारा जो भोजन है मुंह में हमने डाल दिया। अब मुंह के बाद भोजन कहाँ चल रहा है? तो मुंह के बाद भोजन जब चलता है तो सीधे मुंह के बाद भोजन आता है ग्रास नलिका में। यानी कि भोजन जो है वो भोजन चल के यहाँ से मुंह से कहाँ चल के आएगा? ग्रास नलिका में। तो हम लोग चल रहे हैं पढ़ने ग्रास नलिका के बारे में। हम लोगों का जो आज चलेगा बात है वो चलेंगे ग्रास नलिका। हम लोग देखते हैं ग्रास नलिका के बारे में बातचीत करते हैं। ग्रास नलिका, तो ग्रास नलिका के बारे में हम लोगों को बातचीत अगर हम लोग करते हैं तो ग्रास नलिका से संबंधित फिर हम लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा, उसी को स्पेशल लेकर के। तो ग्रास नलिका से संबंधित हम लोगों को एक फिगर फिर बनाना पड़ेगा और वो क्या होगा? वो राज की बात हम लोगों को कुछ जानना पड़ेगा। ये है हमारा ग्रास नलिका, सपोज करिए ये है हमारा ग्रास नलिका, ये हम लोगों की ग्रास नलिका है। और ग्रास नलिका से ही क्या हुआ रहता है? एयर मार्ग आके जुड़ा रहता है, एयर मार्ग जुड़ा रहेगा और ये हमारी ग्रास नलिका है। हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे। और यहाँ हमारा डायफ्राम है। यहाँ कौन है? यहाँ पे हम लोगों का डायफ्राम मिलेगा, यहाँ डायफ्राम मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा है डायफ्राम है। कल मैंने डायफ्राम के बारे में अभी मैं बताया नहीं, अभी यहाँ बातचीत होगा डायफ्राम के बारे में। ये है डायफ्राम, डायफ्राम है ये। तो जरा बातों को गौर से समझिएगा। भोजन को मुंह से डाले, मुंह से जैसे ग्रास नलिका में भोजन आएगा, ग्रास नलिका में जैसे भोजन आया, मुंह के बाद भोजन कहाँ चल के आ रहा है? ग्रास नलिका में। तो ग्रास नलिका में जब भोजन चल के आता है तो कुदरत ने क्या किया है? यहाँ पर एक घंटी नुमा संरचना बना दिया यहाँ पे। और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं एपिग्लैटिस। एपिग्लैटिस, एपिग्लैटिस क्या है? जो एपिग्लैटिक्स है, ये एपिग्लैटिस एक वाल्व है, समझिए एक वाल्व है। और ये वाल्व क्या होता है? ये वाल्व एक बार खुलता है वायु मार्ग से। अगर हम सांस लेंगे, ये हमारा वायु मार्ग है, ये हमारा क्या है? ये वायु मार्ग है, वायु मार्ग। ये है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का वायु मार्ग रहता है। वायु मार्ग मतलब हम लोग सांस ले रहे हैं तो यहाँ से सांस हम लोगों का जा रहा है। अब भोजन कर रहे हैं, भोजन को कहाँ आना चाहिए? भोजन किए तो सीधे ग्रास नलिका होते हुए भोजन को ऐसे नीचे आना चाहिए, भोजन को इधर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है? यहाँ पर हम लोगों का एक एपिग्लैटिक्स लगा दिया, एक वाल्व लगा दिया। ये वाल्व क्या होता है? यहाँ चपका रहता है, लेकिन जरूरी नहीं वही चपका रहेगा। ये वाल्व जो है, ये जैसे हम सांस लेंगे तो ये वाल्व यहाँ से हट के सीधे आके इस पे चपक जाएगा, ग्रास नलिका पे चपक जाएगा। जब हम खाना खाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आके चपक जाएगा। बात समझिएगा। एक बार यही वाल्व एक बार क्या हो रहा है? ग्रास नलिका के पास आ रहा है, यही वाल्व एक बार यहाँ आके चपक जाता है। जब खाना खाते हैं तो ये वाल्व क्या होता है? यहाँ चपक जाता है। जब सांस लेते हैं तो ये वाल्व क्या होता है? यहाँ चपक जाता है। वही वाल्व है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है। हमने सांस लिया तो सांस लिया, यानी कि सांस लिया तो वायु मार्ग के रास्ता को छोड़ के आके यहाँ से चपक जाएगा इस पे। हमने भोजन करा तो ये क्या करेगा? यहाँ से उठ के चपक जाएगा वायु मार्ग पे। अब बातों को समझिएगा, ग्रास नलिका से रिलेटेड बातों को समझना अब जरूरी है। हमने इसमें क्या बताया कि ग्रास नलिका जो है मुंह के बाद भोजन ग्रास नलिका में जाता, मैं ये बोला। अब मैं ये बोला ग्रास नलिका का जुड़ाव वायु मार्ग से रहता है। हम सांस लेते हैं तो इसका जुड़ाव ये ग्रास नलिका से रहता है। और दोनों के बॉर्डर पे काम करने वाला एक वाल्व जैसे मिल रहा है, वो क्या है? एपिग्लैटिस है। ये इतनी बात हमको जानना है। फिर अब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपनी बातों को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या बढ़ाते हैं? सबसे पहली बात, जब व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते समय उसको सांस लेना जरूरी पड़ता है। खाना खाने के लिए भी सांस लेना जरूरी है। ये क्लियर है?
अगर हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने में हम बोल रहे हैं तो बोलेंगे, तो बोलने में व्यक्ति को सांस की जरूरत पड़ती है। यानी कि व्यक्ति खाना खाते समय अगर बोल रहा है तो भोजन को जाना चाहिए था ग्रास नलिका से होते हुए, ग्रास नलिका से आमाशय के पास जाना चाहिए था। ग्रास नलिका होते हुए भोजन को कहा जाना चाहिए, आमाशय के पास। लेकिन भोजन क्या होगा, भोजन होता क्या है, आमाशय के पास वो न जाकर के भोजन, अगर हम खाना खा रहे हैं और खाते समय हम बोल दिए तो जैसे हम बोलेंगे वैसे होगा क्या, ये वाल्व हम बोलेंगे तो हमें वायु की जरूरत पड़ेगी, बोल रहे हैं तो हमें वायु की जरूरत पड़ेगी। और जब वायु की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से वायु जब चलेगा तो ये ढक्कन जो है, वाल्व जो है खुल के आके यहाँ चपक जाएगा। हम उसी समय खाना खा के खाना को निगल रहा था, घोट रहा था खाना को। अब ये खाना चलते चलते आएगा, खाना यहाँ से चलते चलते आएगा ऐसे, तो इस खाना को जाना चाहिए था इधर। लेकिन ये ढक्कन हम बोलते समय जब बोले हैं, वायु जब हमें वायु की जरूरत पड़ी तो ढक्कन खुल के चला आया यहाँ पे, यहाँ से ढक्कन हट गया तो खाना कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, वायु मार्ग में चला जाएगा। यानी खाना खाने के लिए, खाना खाते समय अगर हम बोल रहे हैं तो खाना खाते समय जैसे बोलेंगे तो एपिग्लैटिस हट के कहाँ चला गया, ग्रास नलिका पे चला है। हमारा भोजन जाना चाहिए था ग्रास नलिका होते हुए स्टमक के पास, लेकिन वो कहाँ चला गया, ग्रास नलिका होते हुए चला गया वायु मार्ग में। अब जैसे वायु मार्ग में खाना चला जाता है तो सीधे ब्रेन जो है वो मैसेज देता है डायफ्राम को, इस डायफ्राम को मैसेज देता है और मैसेज देके यही कहेगा कि व्यक्ति का जो भोजन है वो गलत मार्ग को पकड़ लिया, गलत ट्रैक को पकड़ लिया, इसलिए उसके भोजन को सही ट्रैक पर लाया जाए। तो डायफ्राम क्या करेगा, सही ट्रैक पे भोजन को लाएगा, भोजन को यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। तो निकालेगा कैसे, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, संकुचन शिथिलन, और वो एयर को पंप करेगा और पंप करने के बाद तेजी से एयर को फेंकेगा। वायु जो होंगी यहाँ से तेजी के साथ जब वायु फेंकेगी तो यहाँ फंसे हुए जो भोजन होंगे, यहाँ फंसे हुए जो भोजन होंगे वो तेजी के साथ निकलेंगे और तेजी के साथ निकल करके भोजन आ जाएंगे नाक के और मुंह के रास्ते बाहर। यानी व्यक्ति को आएगा तेजी से छींक, व्यक्ति को आएगा तेजी से छींक। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए बायोलॉजिकल मेथड के हिसाब से। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना को ग्रास नलिका होते हुए जाना चाहिए। लेकिन जैसे हम बोल देंगे तो हमारे बोलने से क्या होगा, हमारे वायु मार्ग पे लगा हुआ जो एपिग्लैटिस है ये हट जाएगा, आके ग्रास नलिका पे ढक जाएगा और भोजन को जाना चाहिए था ग्रास नलिका में, लेकिन भोजन गलती से चला जाएगा वायु मार्ग में। और जैसे भोजन वायु मार्ग में चला जाएगा तो ब्रेन जो है, ये ब्रेन डायफ्राम को मैसेज देगा। डायफ्राम क्या करेगा, संकुचन शिथिलन करेगा, हवा को तेजी से पंप करेगा और पंप करने के बाद हवा को तेजी से छोड़ेगा, भोजन उल्टा लौट करके आएगा और व्यक्ति को तेजी से छींक आएगा और भोजन बाहर चला जाएगा। इतनी बातों को आपको समझना है। एक बात यहाँ ये ध्यान देना है, अगर भोजन वायु मार्ग में फंस जाता है तो हमारी वायु मार्ग बंद हो जाने की संभावना है। व्यक्ति की ऐसे परिस्थिति में मौत भी हो सकती है, ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा खाना खाते समय शांति भाव से खाना खाना चाहिए, उसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भोजन सही ट्रैक पे ना जाके वो गलत ट्रैक पे चला जाएगा। ये एपिग्लैटिस आके यहाँ चपक जाएगा और भोजन गलत ट्रैक पे चला जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के साथ कभी कभी ये घटनाएं घटित होती हैं। अगर छोटे बच्चों के साथ घटनाएं घटित हो रही है तो एक सलाह मानिएगा, क्योंकि डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो कर रहा है, पंपिंग करके हवा को फेंक नहीं पाया, बच्चा जो होता है ऐसे परिस्थिति में बच्चों की मौत देखी जाती है। इससे अच्छा, लेकिन इतना जरूरी है, इतना वो नहीं है कि मौत हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे सीरियस केसेस में हो सकते हैं, संभावना है कि व्यक्ति का मौत भी हो जाए। इसलिए किसी छोटे मासूम बच्चे के साथ अगर फंस रहा है ऐसा भोजन, लड़का खाना खाते समय हंस दिया, बोल दिया और भोजन ग्रास नलिका में ना जाकर सीधे वायु मार्ग में चला गया, तो उस बच्चे को क्या करिए, लॉजिकल बात है। अगर आप गांव में रहते होंगे तो लोग देखते भी हैं, करते भी हैं, उसको पैर को पकड़िए, हल्का सा सर को नीचे करिए, पैर को ऊपर, और हल्का सा उस बच्चे को अगर ऐसे रोटेट मोशन में करेंगे तो संभवतः वायु मार्ग से भोजन निकलने की संभावना बनती है।
ऐसा देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा देखा जाता है और ये सच भी है। तो दूसरी पहली बात तो इसमें हम लोगों ने ये जाना, दूसरी बात इसमें हम लोगों को ये जानना है वायु मार्ग से रिलेटेड कभी कभी होता क्या है। एक तो हमने बता दिया व्यक्ति को छींक क्यों आ रहा है, तो छींक आने की कहानी मैंने आपको बता दिया। अब व्यक्ति को क्या होता है, हिचकी भी आता है, बहुत ज्यादा हिचकी आता है। तो ये क्यों घटना घट रहा है, ये घटना इसलिए घटता है कभी भी हमें खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले कभी भी हमारी जो ग्रास नलिकाएं होती हैं में भी हो सकती हैं कि पानी के अभाव में वो सूख गए हों, ऐसा हो सकता है। खाना खाने से पहले व्यक्ति को हल्का सा पानी पी लेना चाहिए, ये जरूरी है। बहुत हल्का सा पानी व्यक्ति को खाना खाने से पहले पी लेना चाहिए। सारे सिस्टम को अपडेट कर दीजिए, एक तरह से समझिए आपके सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। फिर आप भोजन करने के लिए बैठिए। जब भोजन करने के लिए बैठेंगे तो आपका भोजन जो होगा वो ग्रास नलिका हो करके जैसे आपका भोजन चलेगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन के लेयर होते हैं। यहाँ हमारे ग्रास नलिका में क्या होंगे, यहीं पे मैं बता रहा हूँ, यही की बात है, समझिए। बस यहाँ इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि इसमें अभी बहुत गोजा गाजा हो जाएगा। यहाँ प्रोटीन के लेयर होते हैं और ये प्रोटीन के लेयर क्या करते हैं, प्रोटीन के जो लेयर हैं ये प्रोटीन के लेयर करते क्या है, भोजन को मैं डाला तो भोजन को मुलायम बनाते हैं। ये मुलायम बनाते हैं ताकि भोजन आसानी से सरक करके नीचे चला जाए। सपोज करिए व्यक्ति दो गलती करता है। एक गलती ये करता है बिना चबाए भोजन को जल्दी जल्दी लीलता रहेगा, जैसे लगेगा कि कितना वो जल्दीबाजी में है। दूसरी गलती ये करते हैं कि धूप से कहीं काम करके अचानक थके थके आते हैं और ऑन द स्पॉट खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे परिस्थिति में होता क्या है, भोजन ग्रास नलिका में जाके फंस जाती है। ग्रास नलिका में भोजन आएगी और भोजन ग्रास नलिका में ही फंस जाएगी क्योंकि यहाँ जो प्रोटीन के लेयर है वो भोजन को मुलायम भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो भी जो है, अगर व्यक्ति तेजी के साथ भोजन कर रहा, बिना चबाए भोजन को करता गया तो आकर के भोजन इसी में फंस जाएंगे। तो जब भोजन फंस जाते हैं फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फिर मेरा ब्रेन मेरे डायफ्राम को मैसेज देगा। ब्रेन क्या करेगा, डायफ्राम को मैसेज देगा। डायफ्राम से कहेगा कि व्यक्ति जो था ये बहुत ही नालायक किस्म का आदमी था, खाना को खाते समय खाना को चबाया ही नहीं, खाना को ऐसे लील लिया है और इसका खाना जाके ग्रास नलिका में फंस गया है, ये ससुरा उलट भी सकता। इसलिए डायफ्राम करता क्या है, डायफ्राम फिर हवा को भरेगा, फेंकेगा, छोड़ेगा, फेंकेगा, छोड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति के जो खाना होंगे एक बार ऊपर जाएंगे, एक बार नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और ऐसे जब 2-3 बार करेगा तो इस प्रोटीन के लेयर से भोजन को आसानी से मिला दिया जाता है, भोजन मुलायम हो जाता है और तेजी के साथ भोजन सड़क के नीचे गिर जाता है। इसलिए व्यक्ति को खाना खाने के समय भोजन को हमेशा चबा चबा के करना चाहिए, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है और ऐसे समस्याओं से आप दूर रहेंगे। ऐसी समस्याओं से आप दूर रहेंगे, यानी भोजन को अगर आप करते हैं तेजी के साथ भोजन को खाते बिना चबाए तो भोजन फंस जाएंगे। ब्रेन के मैसेज पे डायफ्राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो भोजन के बार ऊपर फेंक रहा है, एक बार नीचे कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है, नीचे कर रहा है, ऊपर फेंका, नीचे किया। भोजन प्रोटीन के लेयर से मिल गया और मिलने के बाद भोजन तेजी से जब नीचे गिरता है तो व्यक्ति को हिचकी आती है। व्यक्ति को क्या होती है, हिचकी आती है। हिचकी लिख दिया हूं मैं, हिचकी आती है, हिचकी। तो व्यक्ति को हिचकी क्यों आती है, ऐसे ही कंडीशन में आती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा व्यक्ति को खाना खाने से पहले हल्का सा या तो पानी का सेवन कर लें। और दूसरी बात यह काम करना चाहिए खाना खाते समय कि खाना को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में भोजन आपका आएगा, आराम से प्रोटीन के लेयर से मिलेगा, मुलायम होगा, चला जाएगा, हिचकी आने जैसी संभावना भी नहीं रहेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बरकरार रहेगा। तो ग्रास नलिका से संबंधित इस बात को आप याद रखिएगा। ग्रास नलिका से संबंधित इतनी बातों को आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है मैं बता देता, क्या क्या बातें याद रखना है। एक बात और ग्रास नलिका से संबंधित याद रखना हम लोगों की बातों को जो पूछे जाते एग्जाम में
इस ग्रास नलिका की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ग्रास नलिका की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रास नलिका की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। तो जो मुंह मैंने बताया था कल, मुंह से भोजन को मैंने कहाँ डाला, मुंह से भोजन ग्रास नलिका में गया। अब ग्रास नलिका से भोजन कहाँ जाएगा, अब यहाँ से भोजन सीधे आएगा, अब यहाँ आ जाएगा स्टमक में। अब हमारा भोजन आ रहा है स्टमक में, यानी कि आमाशय में। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आमाशय के बारे में। अब हम लोग अगली बात पढ़ेंगे, एकदम क्रम से बताते चल रहा हूँ, बिल्कुल क्रम से आप नोटबुक भी बनाइएगा। और यहाँ ग्रास नलिका से संबंधित मैं जिन बातों को बोला हूँ, बहुत ही लहे लफ्जों में बोला हूँ। आप चाहें तो इन बातों को लिख करके एक सिनॉप्सिस जैसे नोटबुक बना सकते हैं। बाकी इसकी लंबाई, छींक आने की जो घटना बताया हूँ, अभी जब हम श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे खाना आप नहीं खाएंगे, खाना आपके वायु मार्ग में नहीं जाएगा तो भी आपको छींक आएगा। वो क्यों आता है मैं बताऊंगा। जो नाक जब हम लोग पढ़ेंगे नोज, तो यहाँ पर भी हम लोगों को श्लेष्मक पाए जाते हैं और उसमें लाल लाल कलर के देखिएगा, शीशा में नाक को उठा करके शीशा में देखिएगा, रेड रेड कलर के यहाँ मिलेंगे। उसमें क्या होते हैं, धूल कण जा करके जब चपक जाते हैं तो फिर ब्रेन क्या करता है, डायफ्राम को मैसेज देता है, कहता है कि ये खतरे में पड़ गया भैया। तो फिर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम शुरू करेगा और तेजी से छींक के हवा फेंकता है, छींक आता है और यहाँ के जितने फंसे हुए चीज थे वो बाहर निकल जाते हैं। तो छींक आना मैंने अभी यहाँ जो बताया है ग्रास नलिका में, ग्रास नलिका से संबंधित बातों को बताया है। श्वसन तंत्र जब पढ़ाऊंगा तो वहां उस कहानी को भी बताऊंगा। अभी आपको ग्रास नलिका से संबंधित इतनी बातों को याद रखना है। ग्रास नलिका से संबंधित इन समस्त बातों को याद रखिएगा। अब हमारा भोजन कहाँ जा रहा है, इसको मैं इरेज करता। अब हमारा भोजन चल रहा है ग्रास नलिका से होते हुए सीधे आमाशय के पास। अब भोजन हमारा कहाँ चलेगा, आमाशय के पास। मुंह से भोजन गया ग्रास नलिका में, ग्रास नलिका से भोजन चला आया इस स्टमक में। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आमाशय के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आमाशय, स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में देखते हैं क्या क्या बातें पढ़ना है, तो इसको भी हम फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ भी समझेंगे। ये हमारी ग्रास नलिका है और ये हमारा स्टमक है। ये ग्रास नलिका है, ये स्टमक है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ये हमारा स्टमक है और इस स्टमक पे एक लेयर बना लीजिए ताकि बातों को समझना और आसान रहे। ये हमारा स्टमक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कहानी। इसके बारे में हम लोग सारी कहानी को देखते हैं। भोजन कहाँ गया, मुंह से ग्रास नलिका में। ग्रास नलिका से भोजन कहाँ आ गया, आमाशय में। अब भोजन आ गया हमारा यहाँ पे। मैंने भोजन किया, ग्रास नलिका गया मुंह से भोजन मेरा चलाया आमाशय के पास। अब हम आमाशय से संबंधित बातों को देखते हैं, क्या क्या इनमें बातें हमें याद करना है। एग्जाम के नजरिए से क्या क्या बातें हमको इसमें याद करना है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या क्या बातें हम लोगों को याद करना है आमाशय से संबंधित। ये हमारा स्टमक है। ग्रास नलिका से सबसे पहली बात, ग्रास नलिका के बाद भोजन कहाँ गया, ग्रास नलिका से भोजन कहाँ जा रहा है, भोजन आमाशय में जाएगा, आमाशय में जाता है। पहली बात तो हम लोगों को ये याद रखना है। दूसरी बात इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि आमाशय में जब भोजन जाता है तो आमाशय में भोजन आता है तो कुछ समय तक भोजन को पचाया जाता है आमाशय में। यानी भोजन कुछ समय तक रुकता है आमाशय में आके। तो भोजन इस आमाशय में जब आता है तो कितने समय तक भोजन यहाँ रुकता है, कितने समय तक, तो लगभग भोजन आमाशय में लगभग 4 से 5 घंटा रहता है। 4 से 5 घंटा रहता है। ठीक, 4 से 5 घंटे तक लगभग भोजन यहाँ रहता है। अब इस आमाशय में जब आता है तो आमाशय में भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, HCl, सांद्रित HCl इसमें पाया जाता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को सांद्रित HCl मिलता है, सांद्रित HCl मिलता है।
ये सांद्रित HCl क्या करता है, भोजन को पचाने में जितने सारे HCl जो होता है, व्यक्ति जितनी सारी चीजों को खाता है और चीजों को जब खाता है तो चीजों को खाने के साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी आते हैं। खूब स्मार्ट आदमी हो, पैंट शर्ट पहन करके जाता है जब, तो नाली के किनारे खड़ा होकर स्मार्ट बनकर लीलता रहेगा समोसा बिरयानी। वो क्या कर रहा है, पैंट शर्ट पहन के तो खूब VIP जा रहा है, लेकिन खा कहाँ रहा, रोड के किनारे, नाली नीचे बह रहा, ऊपर बैठ के चाप रहा है खूब बकायदे से, जिंदगी उसके एकदम लाजवाब चल रहा। तो जो खा रहा है उसके भोजन में अरबों खरबों कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव जा रहे हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, शरीर में घुस जाएंगे तो शरीर को क्षतिग्रस्त करेंगे। उन सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, HCl मारने का काम करता है। जो भोजन के साथ या वायु के साथ या अन्य तरीकों से अगर कोई सूक्ष्म जीव हम लोगों के शरीर में एंट्री कर रहा है तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। पहला बात हम लोगों को पॉइंट करना है कि HCl क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन करने में हम लोग बहुत सारे मांस वगैरह भी खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं उस बात को भी लिखता हूँ, यहाँ मैं एक बात लिखता हूँ फिर आगे बताता हूँ। यहाँ हमने क्या देखा, अमाशय में सांद्रित HCl, अमाशय में सांद्रित HCl भोजन पचाने में, भोजन को पचाने तथा सूक्ष्म जीवों को मारने में सहायक होता है, मारने में सहायक होता है। ये बात हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, बात है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब हमने खाना खाया, हमारा खाना चल करके यहाँ गया, खाना कुछ यहाँ पचेगा, पूरा खाना नहीं पचता है, पूरी रूप से खाना यहाँ से चल के आएगा तो इस छोटी आंत में पचता। अभी छोटी आंत पढ़ाते समय बताएंगे, छोटी आंत में कंप्लीट खाना पचता है, यहाँ खाना भी अधपचा रहेगा, अधपचा खाना यहाँ रहता है, यहाँ से अधपचा खाना को रिटर्न कर दिया जाता है। यहाँ HCl होता है, भोजन को पचाने का काम कर रहा है, और ये HCl क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो भोजन के साथ आ रहे हैं उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। अब भोजन लेने में ये अमाशय जो है, ये अमाशय है किस चीज का, तो ये सारे अमाशय मांस के ही है, टोटल मसल्स है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मांस का भी जब सेवन करता है तो अलग से जब मांस का सेवन करता है तो उसके मांस को अमाशय क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन खुद अमाशय डाइजेस्ट नहीं होता। बात समझिएगा, अमाशय के पास जब भोजन गए, मांस गया, अंडा गया, मुर्गा बकरा जो कुछ भी खाया आपने, जो कुछ भी खाया, वो चीजें जब यहाँ जाएंगी तो यहाँ चीजें जाती हैं तो यहाँ उस मांस को पचाया जाता है। मांस इतना टाइट, मांस को जब पचा दिया जा रहा है तो खुद स्टमक को भी तो पच जाना चाहिए, क्योंकि स्टमक भी तो मांस का ही है, लेकिन स्टमक नहीं पचता। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टमक इसलिए नहीं पचता है क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे म्यूकस लेयर पाए जाते हैं, प्रोटीन के श्लेष्मिक झिल्ली पाए जाते हैं, श्लेष्मिक झिल्ली पाए जाते हैं, म्यूकस लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर क्या करते हैं, यही म्यूकस लेयर खाना के साथ आए हुए मांस को पचाने का काम करते हैं। म्यूकस लेयर जो होते हैं, यही म्यूकस लेयर क्या करते हैं, खाना को, मांस को पचाने का काम करते हैं। वरना जो मांस हम खाते हैं उस मांस को पचाने के साथ साथ हमारा अमाशय खुद पच जाता, अमाशय खुद खत्म हो जाता। व्यक्ति का अमाशय ही नहीं रहता अगर वो मांस का सेवन करता, क्योंकि अमाशय जिस चीज को पचाने जा रहा है वो ऑलरेडी पच जाता। अमाशय को बचाने का काम ये श्लेष्मिक झिल्ली म्यूकस लेयर करता है। इतनी बात आप समझ पाए या नहीं? इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये जो श्लेष्मिक झिल्ली होता है ये बचपन में ज्यादा रहेगा, उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये श्लेष्मिक झिल्ली क्या होता है, समाप्त होता चला जाता है। इसीलिए जब बुजुर्गावस्था आता है
तो बुजुर्गावस्था में यही श्लेष्मिक झिल्ली जो होता है कट कट करके सीधे मुंह के रास्ते से निकलता है, और मुंह के रास्ते से जब ये कट के निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्ति का बलगम निकल रहा है। जो व्यक्ति का बलगम निकलता है, बलगम, अब बुढ़ऊ बाबा लोगों को देखिएगा, गाँव में जाइएगा ठंड के महीने में, वो लोग करेंगे क्या, एक बार करेंगे आँख करेंगे और थूकेंगे, कौड़े के पास देखिएगा बैठे रहेंगे, एक बार आँख करके थूकेंगे, उसको जो निकलता है बलगम, वो बलगम होता क्या है, वो म्यूकस लेयर होता है। यही म्यूकस लेयर होता है। ये म्यूकस लेयर उनके जवानी में काम कर रहा था, बुढ़ौती में बाहर आ रहा है, तो उसको देख के उनको घिन हो रहा है, और उनको ये पता नहीं है कि वही चीज जो था वो हमारी जवानी में बरकरार काम किया था। उनको ये पता नहीं, उनको लग रहा है शरीर के अवशिष्ट से, वो अवशिष्ट हो भी गया, जब उस रूप में आता तो अवशिष्ट ही हो जाता है। तो इतनी बात हमने बताया आपको, इसको लिखता हूँ, फिर इसी से रिलेटेड अभी आगे की बात बताता हूँ। यानी कि HCl के बाद हम लोगों को क्या जानना है इसमें, कि जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय में श्लेष्मिक झिल्ली पाया जाता है, श्लेष्मिक झिल्ली पाया जाता है, झिल्ली म्यूकस लेयर जिसको कहते हैं, श्लेष्मिक झिल्ली पाया जाता है जो मांस इत्यादि चीजों को पचाने में सहायता करता है, इत्यादि चीजों को पचाने में सहायता करता है। इसके अलावा हम लोगों को इसमें क्या जानना है कि बुजुर्ग लोगों का जो बलगम होता है वो म्यूकस लेयर होता है। जो बलगम निकलता है, बलगम शरीर से निकलने वाला बलगम, शरीर से निकलने वाला बलगम म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस लेयर यानी कि श्लेष्मिक झिल्ली होता है। जो म्यूकस लेयर होता है वही बलगम के रूप में निकलता है। अब हम लोगों को इसमें क्या देखना, अभी हमने जितनी चीजें बताया उससे अब एक कदम आगे और बढ़ रहे हैं अमाशय के संदर्भ में। हम लोगों के भोजन को जब हम लोगों ने अंदर डाला, यहाँ गया भोजन, तो भोजन यहाँ पहुंच रहा है, तो भोजन को पचाने का काम कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। यहाँ मैंने अभी लिखा है, ये पचाने का काम कर रहा है और सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कर रहा है। श्लेष्मिक झिल्ली ये क्या कर रहा है, मांस इत्यादि चीजों को पचाने का काम कर रहा है। जो श्लेष्मिक झिल्ली है, यही श्लेष्मिक झिल्ली बलगम के रूप में निकलता है। ठीक, इतनी बातें तो समझा आपने। अब व्यक्ति जब खाना खाता है तो कभी कभी होता क्या है, जितनी चीजें उसको लेनी चाहिए, सपोज करिए बहुत सारे बीमारियां होती हैं, डीजेस पढ़ते समय हम लोग देखेंगे, बीमारी पढ़ते समय हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं। व्यक्ति जब खाना खा लेता है तो होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति उल्टी करता है। जब उल्टी करता है तो भोजन यहीं से निकल के जाता है, स्टमक से ही भोजन निकल के जाता है। स्टमक के अंदर बाद अगर भोजन सड़क के छोटी आंत में चला जाएगा तो फिर भोजन लौट के आने वाला नहीं है। जब तक स्टमक में भोजन रहता है तब तक भोजन को स्टमक से हम बाहर निकाल सकते हैं, या तो खुद निकल सकता है या तो हम इंजेक्शन दे के भी निकाल सकते हैं। होता क्या है जरा समझिएगा, स्टमक में भोजन है, अब इस अमाशय में भोजन है तो कभी कभी व्यक्ति उल्टी करता है। जब उल्टी करता है तो यहाँ से भोजन निकल के जब आता है तो उसका भोजन क्या होता है, जैसे बाहर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति जो है वो उल्टी कर दिया, व्यक्ति जो है वो उल्टी किया। अब उल्टी करता है तो दो घटना घटित होता है। पहला ये घटना घटित होता है कि उसका जो किया हुआ उल्टी होगा वो बदबू करेगा, और दूसरा काम ये होगा कि उसका जो दांत होगा वो खट्टा हो जाएगा। व्यक्ति का जो दांत होगा वो खट्टा हो जाएगा। दो चीजें दिखाई देती हैं उल्टी करते समय व्यक्ति को। पहला तो ये होता है कि उसका निकले हुए जो उल्टी वाले पदार्थ होते हैं अवशिष्ट वो बदबू करने लगते हैं, और उसका दांत देखिएगा खाट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन जब पहुंचा था स्टमक के पास तो यहाँ बैठे हुए साहब थे कौन, यहाँ HCl था ना, वही HCl भोजन में मिल जाता है। और जब HCl भोजन में मिल जाता है तो भोजन में मिल करके HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लिक्विड होता है, तो
वो हाइड्रोक्लोरिक जो होता है HCl, वो HCl जैसे भोजन में मिलता है, भोजन बाहर निकलता है, तो वही HCl ही होता है जो बदबू करता है, और वही HCl होता है जो दांतों को खाट कर देता है, खट्टा कर देता है। तो हम लोगों को अगली बात इसमें क्या जानना है, अगली बात इसमें हम लोगों को ये जानना है कि स्टमक में भोजन जब जाता है और उल्टी होता है, तो उल्टी का बदबू होना और दांत का खट्टा होना HCl टोटल HCl है। यानी कि आमाशय में HCl की उपस्थिति ही, या ऐसे कह सकते हैं कि उल्टी होने पर HCl के कारण ही उल्टी बदबू करता है तथा दांत खट्टे हो जाते हैं। इतनी बातों को आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों को आमाशय में और क्या बातें पढ़ना है, तो आमाशय में हम लोगों को एक बात ये पढ़ना है, सपोज करिए कोई व्यक्ति सपोज करिए उल्टी जब करा दिया गया, कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति किसी समस्या की वजह से जहर खा लिया। अगर कोई व्यक्ति जहर का सेवन करता है और जब तक उसका जहर वाली भोजन या जहर आमाशय में रहेगा, तब तक पूरी गारंटी है कि उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर गलती से, बहुत सारे साहब होते हैं खतरनाक प्यार करने वाले, वो देवी जी के चक्कर में जहर ली लेते हैं, उलट जाना चाहिए उनको। वो लील तो लिए साहब, उनका जहर कहाँ पहुंच जाएगा, आमाशय के पास। आमाशय में भोजन रहेगा कितने समय, लगभग 4 से 5 घंटे तक। उस 4 से 5 घंटे के कुछ पहले 2 से 3 घंटे की समयावधि में, व्यक्ति के जहर खाने के 2 से 3 घंटे के बीचों बीच अगर हम किसी निकटतम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं उस व्यक्ति को, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस व्यक्ति को उल्टी का दवा देगा और उल्टी का दवा दे करके उसे उल्टी करा देगा, और उल्टी जैसे कराएगा वैसे उसका जो जहर वहां होगा या जहर का भोजन होगा वो आमाशय से निकल करके सीधे बाहर चला आएगा और व्यक्ति की मौत होने से बच जाएगा। व्यक्ति जो होगा वो मौत होने से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसी डॉक्टर के पास जहर खाने के बाद व्यक्ति को 5-7 घंटा के बाद लेके जाते हैं और व्यक्ति फिर भी अगर जिंदे रूप में है वो, तो उसको नहीं बचाया जा सकता। कैसे? अगर भोजन इस आमाशय से निकल करके सीधे अगर इस छोटी आंत में चली आएगी, तो दुनिया की सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाएंगी। व्यक्ति को संभवतः नहीं बचाया जा सकता है, उसका मौत होना तय है। क्योंकि यहाँ जब भोजन चलाएगा, जहर चलाएगा, तो उसका अंतिम रूप से डाइजेस्ट यहीं कर दिया जाएगा और अंतिम रूप से भोजन को यहाँ पचा करके भोजन को रक्त वाहिनियों में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहर युक्त जो भोजन था वो शरीर के ब्लड तक चला गया। अब कोई माई का लाल उसको बचा नहीं सकता है, उस व्यक्ति का मौत होना तय है। यानी इसमें हम लोगों को एक बात और लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना है कि जहर खाए व्यक्ति को जब तक आमाशय में जहर है तो बचाया जा सकता, किंतु छोटी आंत में जहर युक्त भोजन जाने के बाद व्यक्ति को बचाना मुश्किल है। इतनी बातों को आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोगों को इसमें क्या देखना है,
इसके अलावा इसमें हम लोगों को एक चीज और देखना है। हमने अभी क्या बताया, ग्रास नलिका से भोजन कहाँ पहुंच रहा है, सीधे ग्रास नलिका से अमाशय में पहुंचा। फिर मैंने बताया भोजन अमाशय में लगभग कितना समय रुक रहा है, 4 से 5 घंटा तक। इस अमाशय में क्या है, भोजन को पचाने के लिए, भोजन के साथ छोटे छोटे जीव जो जा रहे हैं उनको मारने के लिए इस अमाशय में HCl मिल रहा है, जो भोजन को पचाता है और छोटे जीवों को मारता है। इस अमाशय में के ऊपरी हिस्से में यहाँ श्लेष्मिक लेयर पाए जाते हैं। ये श्लेष्मिक जो लेयर होते हैं, म्यूकस जो लेयर होते हैं, श्लेष्मिक झिल्ली जो होते हैं, ये व्यक्ति के साथ आए हुए भोजन में जो मांस वगैरह होते हैं उस मांस को पचाने में सहायता करते हैं, वरना अमाशय खुद पच जाता। इसके अलावा जब व्यक्ति अपने उम्र को पूरा करता है तो जो व्यक्ति के शरीर से बलगम निकलते रहते हैं वो बलगम कोई और नहीं होते हैं, वो टोटल म्यूकस लेयर होता है। इसके बाद हमने आपको ये बताया है कि शरीर में भोजन 4-5 घंटे तक रहता है, HCl मिल जाता है। कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो उल्टी करता है, उल्टी करने से उसका भोजन बदबू करता है, दांत खट्टा हो जाता है। इसके पीछे राज ये है कि उस भोजन में HCl मिल गया है, यानी HCl ही बदबू कर रहा और HCl की वजह से दांत खट्टा हो रहा। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर अमाशय में भोजन चलाया, मान लीजिए कोई जहर युक्त भोजन चलाया है, कोई साहब प्यार के दीवाने आदमी प्यार के चक्कर में लड़खड़ा गए, जहर खा गए, अब वो जहर खा लिए तो भी उनको बचाया जा सकता है। अगर उनके जहर खाने के 2-3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर जहर युक्त इंजेक्शन देके उनको बचा सकता है, उल्टी करा के जहर को बाहर निकाल देगा। और अगर लेट करके जाते हैं और गलती से स्टमक से भोजन चला गया छोटी आंत में तो उनको बचा पाना मुश्किल है, क्योंकि वो भोजन अंतिम रूप से डाइजेस्ट होके ब्लड में डाल दिया जाएगा, यानी कि जहर चला जाएगा, शरीर के खून में भिन जाएगा, उस व्यक्ति को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये बताया, इसमें बताने की कोशिश एक और कर रहा हूँ, ये जो HCl होता है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, मुंह को, जैसे मैं बोल रहा हूँ पढ़ाते समय मुंह को चला रहा हूँ, चाहे मैं कुछ खा रहा हूँ, तो जैसे मुंह चलना शुरू होता है, ब्रेन जो होता है वो HCl को मैसेज देता है कि आदमी अपना मुंह चलाना शुरू कर दिया है, तुम यहाँ तैनात हो जाना भाई बॉर्डर पे, समझ जाओ कि दुश्मन उधर से धावा बोलने वाला है। यानी HCl को क्या कह रहा है, ब्रेन क्या कह रहा है HCl को कि तुम अलर्ट हो जाओ, आदमी मुंह चला रहा है, कुछ ना कुछ अंदर डालने वाला है, उसको पचाना है। तो HCl अलर्ट हो जाता है। व्यक्ति क्या किया, मुंह तो चलाया लेकिन अंदर कुछ डाला ही नहीं, HCl अलर्ट होके शांत हो गया। जो व्यक्ति गुटखा खाए, जो व्यक्ति चिलगम खाता है, सेंटाफ्रेश खाता है, गुटखा खाता है, बार बार बोलता है, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, HCl जो होता है मुंह के चलने पे बार बार HCl एक्टिव हो जाता है, और बार बार जब एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर हम कुछ डालेंगे नहीं पचाने के लिए, तो एक बार वो गलती से नाराज हो जाएगा और HCl का अगर एक भी बूंद गलती से नाराज होकर हमारे ग्रास नलिका में आ जाएगा तो ग्रास नलिका में आकर के यहाँ घाव बना देगा, व्यक्ति को अल्सर नामक रोग हो जाता है, व्यक्ति को अल्सर नामक रोग से पीड़ित व्यक्ति हो जाता है। मैं क्या बताना चाहा हूँ, मैं ये बताना चाहा कि जो व्यक्ति बार बार गुटखा खाते हैं, या जो व्यक्ति बार बार चिलगम, सेंटाफ्रेश इत्यादि चीजें खाते हैं, या जो व्यक्ति बार बार बोलते हैं, उनके मुंह चलाने से, बोलते तो गुटखा खाया थूक दिया, चिलगम खाया थूक दिया, बोला, यानी कि कोई चीज हम ग्रास नलिका होते हुए अमाशय तक नहीं पहुंचा रहे, खाया थूक दिया, खाया थूक दिया, ऐसा कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा बार बार हम करेंगे तो हमारा HCl जो होगा, बार बार जैसे मुंह चलाएंगे ब्रेन कहेगा HCl से एक्टिव हो जाओ, तो HCl एक्टिव हो गया। अब HCl बार बार एक्टिव होगा, मैं बार बार मुंह चला के थूकता गया, HCl बार बार एक्टिव होगा। HCl अगर एक्टिव ज्यादा हो जाएगा, एक बार उबाल मारेगा तो उबाल मार के अगर एक बूंद भी गिरा देगा वो ग्रास नलिका में तो यहाँ घाव हो जाएगा और व्यक्ति अल्सर रोग से पीड़ित हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप, यानी कि HCl को एक्टिव हो जाने के बाद अगर HCl की एक बूंद भी ग्रास नलिका में आकर गिर जाता है तो वहां घाव बन जाता है और व्यक्ति अल्सर रोग से पीड़ित हो जाता है। इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, इस लाइन को आप खुद ही लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस HCl इस स्टमक से ही रिलेटेड
हम तो मनुष्यों के स्टमक को देख लिए, थोड़ा जानवरों के आमाशय के बारे में बातचीत करते हैं आपसे। थोड़ा आमाशय जो है ये जानवरों के आमाशय के बारे में बातचीत करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसी आमाशय में आगे बढ़ते हैं। स्टमक से रिलेटेड अगली कदम देखते हैं हम लोग, क्या हम लोगों को पढ़ना है। ये मनुष्य का स्टमक हो गया। यहाँ मैं बनाता हूँ जानवरों का स्टमक, यहाँ मैं बनाता हूँ। तो जो जानवर होते हैं उन जानवरों का जो आमाशय होता है वो एक थैले नहीं होते, उसमें 4 कक्षे होते हैं, 4 कमरे होते हैं। जानवरों का जो स्टमक होता है उनमें 4 कमरे होते हैं। जो ये 4 कमरे हैं, इस 3 कमरे में क्या स्पेशल होता है, 3 कमरे में स्पेशल सेलुलोज का पाचन किया जाता है। 3 कमरों में स्पेशल सेलुलोज का पाचन किया जाता है। और एक कमरा जो होता है, इसे एक कमरा में HCl होता है, एक कमरा में HCl होता है। यानी इस कमरा में सपोज करिए HCl है, और ये तीनों कमरों में सपोज करिए ये तीनों कमरों में क्या है, बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या करती हैं, ये स्पेशल बैक्टीरिया क्या करती हैं, सेलुलोज का पाचन करती हैं, सेलुलोज का पाचन करती हैं। ये सेलुलोज का पाचन करती हैं बैक्टीरिया, स्पेशल सेलुलोज का पाचन करती हैं। जरा इसको हम लोग समझते हैं, इसको जरा हम लोग समझते हैं। जानवर जो है वो जानवर क्या किया, खाना को खाया, वो खाना को खाता है तो भोजन को अपने क्या करता है, इन 4 कमरों के आमाशय में ला के पहले भोजन को भर देता है। इन 4 कमरों में ला के भोजन को पहले जितना खिलाएंगे बेचारे जानवर को उतना वो दबा के खाता रहेगा, और खाता जाएगा अपने ही आमाशय में ला के भर देगा। यहाँ बैक्टीरिया पाए ही जाते हैं, भोजन सड़ेगा नहीं और भोजन बदबू नहीं करेगा। जो सेलुलोज होता है उस सेलुलोज को यहीं पे पचा दिया जाता है, यहीं पे सेलुलोज को क्या किया जाएगा, पचा करके कंप्लीट कर दिया जाएगा, और भोजन जो होगा सड़ेगा नहीं जानवरों का। हमारा कहने का आशय ये है कि जो जानवर होते हैं उनको कितना ही दीजिए खाने के लिए, वो बार बार खाते रहेंगे। वो बार बार इसलिए खाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास एक कमरे का हम लोगों के पास आमाशय है, एक कमरे का, लेकिन जानवरों के पास 4 कमरों का आमाशय होता है। जो जानवर होते हैं, जानवरों के पास, पहला बात नोट करिएगा, जानवरों के पास 4 कमरों का आमाशय होता है, 4 कमरों का आमाशय होता है। पहली बात आमाशय होता है। फिर इसमें हम लोगों को ये देखना है, इसमें दूसरी बात आप ये लिखिएगा कि 3 कमरों के आमाशय में, दूसरी बात ये लिखिएगा 3 कमरों के आमाशय में सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया होती हैं। और अगली बात आप ये लिखिएगा कि जानवरों के जो एक कमरे की आमाशय है, चौथी कमरे की जो आमाशय है, उसमें भोजन को अंतिम रूप से भोजन के पाचन के लिए HCl होता है, जो उनके भोजन को पाचन क्रिया में सहायता उत्पन्न करता है। कैसे करता है इस बात को जरा हम बताते हैं, समझिएगा गौर से। जानवर क्या किया, खिलाए जितना उतना जानवर खाता गया, दबा के अपने तीनों कमरों में लेके भोजन को रख लिया। अब होता क्या है, जब उसको मालिक उसका ले जाके जब उसके घर में बांध देगा तो जानवर चुपचाप बैठ जाएगा, और बैठ करके जानवर जुगाली करता है, यानी अपने इस कमरे से भोजन को क्या करेगा, निकालेगा, अपने मुंह के पास ले जाएगा, और मुंह के पास ले गया तो उसको खूब चबाएगा। देखिएगा बैठ के जानवर बार बार मुंह डुलाता है, वो खूब चबाएगा। चबाने के बाद जब भोजन को खूब चबा लेगा तब भोजन को डालेगा अंदर। अब भोजन कहाँ चला आएगा, इस कमरे में आएगा, और HCl क्या करेगा, इसको पचाने का काम शुरू कर देगा। फिर यहाँ से भोजन को निकालेगा, मुंह में चलाएगा, चला के भोजन को फिर डालेगा, फिर चलाएगा, यहाँ पे HCl उसका पाचन करेगा। फिर जानवर क्या करेगा, फिर वो अपने भोजन को निकालेगा, और निकाल करके फिर वो उसको चबाने का काम शुरू करेगा। फिर भोजन चबाने के बाद जब भोजन को निगलता है तो भोजन चलाया इसके चौथे कमरे में, और यहाँ बैठा हुआ जो HCl है वो उसके भोजन को क्या कर रहा है, पचाने में सहायता कर रहा है। यानी कि इस क्रिया को जो भोजन जानवर जो अपने भोजन के साथ ये क्रिया कर रहा है,
इसी क्रिया को गाँव में लोग कहते हैं कि जानवर जो है वो जुगाली कर रहा है, यानी जानवर जो जुगाली करता है इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उसके पास 4 कमरों का अमाशय होता है। अब हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हम लोगों का जो भोजन है, मैंने आपको मुंह पढ़ाया, मुंह से हमारा भोजन कहाँ गया, ग्रास नलिका में गया, ग्रास नलिका से भोजन कहाँ गया, हमारे स्टमक के पास गया, अमाशय के। अब स्टमक के पास से भोजन सीधे चलता है तो भोजन सीधे आएगा, कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। भोजन हमारा सीधे कहाँ चलेगा, छोटी आंत में भोजन को चलेगा, यहाँ तक भोजन आएगा। अब भोजन आकर के छोटी आंत में पचेगा और छोटी आंत के बाद भोजन सीधे बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत के बाद भोजन मल बन के निकल जाएगा। यानी कि भोजन हम लोगों का अब अमाशय के बाद कहाँ जा रहा है, छोटी आंत में। एक बात नोट करिएगा, इस अग्नाशय में भोजन नहीं जाता है और पित्ताशय में भोजन नहीं जाता है। अग्नाशय और पित्ताशय में भोजन नहीं जाता है। तो आप ये सोचते होंगे कि मास्टर ने कहा था कि जो टॉपिक पढ़ाऊंगा बस उसी का फिगर बनाऊंगा, तो यहाँ अग्नाशय और पित्ताशय और यकृति लीवर का फिगर क्यों बनाया? इसलिए बनाया है कि भोजन भले नहीं जाता है यहाँ पे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम लोग अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, पाचन ग्रंथि पढ़ेंगे, तो पाचन ग्रंथि में देखेंगे इन दोनों जगहों से हार्मोन एंजाइम निकलेंगे और वो आएंगे छोटी आंत में और छोटी आंत में आके हमारे खाए हुए भोजन को पचाएंगे। छोटी आंत में आके क्या करेंगे, हमारे खाए हुए भोजन को पचाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अमाशय से भोजन निकला और भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में। तो हम लोग अपने कल की क्लास में, अगली क्लास में पढ़ते हैं छोटी आंत और अगली क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग अपनी अगली क्लास में चर्चा करते हैं। क्लास लंबी हो जा रही है, आप ही लोग बोल रहे हैं बार बार, तो आप लोग क्या करिए, चैनल से जुड़िए। अगर चीजें आपकी एग्जाम के लायक लग रही हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक फैलाइए इसे, ताकि हमारी मनोबल बढ़ती रहे और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो ठीक है, इतनी बातों को आप कवर करते चलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, लेता हूँ इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।